तमाम सारे लोग सवाल आपके काम पर उठाते हैं, पैसे को लेकर के बताते कि उन्होंने धोखा दिया बहन जी को, पैसे मार कर भाग गए, पैसे ले लिया, बड़े आदमी बन गए, करोड़पति बन गए, गार्ड लेके चलते हैं, बाउंसर लेके चलते हैं, 4-4 गाड़ियां लेकर के चलते हैं। बहुत बहुत तरीके की बातें हैं। आपका मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने बसपा के नाम से मुझे कभी पैसा कि मैं बसपा के पद पर हूं, उस नाम से मुझे 1% भी पैसा आज तक नहीं मिला। एक तरफा मोहब्बत वाली बात हो गई, मतलब आप बसपा का पटका डाल लेते तो आप पे FIR हो जाती है। और आप बसपा कर रहे हैं। हाँ, तो एक तरफा नहीं, कोई बात नहीं, कभी दिल लगेगा उनका, कभी आएगा उधर से रेस्पॉन्स, मुझे उम्मीद है। आपने कहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी चीजों को ठीक नहीं कर रही है तो हम आगे सोचेंगे पार्टी के बारे में। ये नहीं कहा था मैंने, चीजों को ठीक नहीं कर रही है। इस मूवमेंट के वोट को हम समाजवादी और कांग्रेस के लिए यूज करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ से एक मैसेज देंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद से आपकी संपर्क है? मेरी मुलाकात होती रहती है। अगर आकाश आनंद नहीं बना पाते हैं, समाज ये कहता है कि चंद्रशेखर ठीक है, तो चंद्रशेखर भाई इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं चंद्रशेखर भाई की भीड़ का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार हूँ। अभी ऑफर आया आजाद समाज पार्टी की तरफ से? देखो, तो स्वाभाविक बात है इन चीजों की, सभी पार्टीज का ऑफर है, सभी नेताओं का ऑफर है। अच्छा, एक्सक्लूडिंग बसपा का सभी का आ गया। भाजपा से भी सभी के लोगों ने कहा कि भाई आप बताओ क्या बोले, भाजपा वाले क्या बोले आपसे? उन्होंने भी कहा कि भाई बताओ, मुंह खोलो, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। आप कैसे काम करें? मैं तो समाज से पैसे, इतने बड़े कंपटीशन के बीच में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। इतना पैसा जैसे है आपके समाज के मेरे पास बहुत कुछ है। समाज की बात तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। पैसा आपके ऊपर गवर्न का वो है आरोप, ये गनर वनर, ये सब घोड़ा गाड़ी, ये बहुत छोटी चीज है। अगर समाज अभी क्यों छोड़ रखा है? क्या अभी क्यों छोड़ रखा है? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अभी भी। अच्छा। मेरे पास गनर भी है, गाड़ी भी है। अब ये गाड़ी नहीं तो ली है हमने, ये अच्छा 28 लाख रुपए की दिए लोगों ने। कौन सी गाड़ी है? क्रिस्टा। अरे वाह। अभी 1.5 करोड़ रुपए हमने यात्रा में खर्च किया। 7 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। 1 साल का खर्चा 1 करोड़ रुपया है हमारा। लखनऊ के कार्यक्रम का खर्चा 10 लाख से 15 लाख है। ठीक है। और देखो, इनके सामने उदाहरण है, मैं लगभग 80% पैसा इकट्ठा करके इनको दे दिया मैंने कि अगर कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी आपसे पूछ ले कि आपके पैसे का सोर्स क्या है, तो आपके पास जवाब है उसका? सहयोग है। भैया आप हमें 10 रुपए दे दो अपनी तनख्वाह में से। मैं अपने मान्यवर साहब के नाम से एक कोई संगठन बनाया था मेरे ख्याल। मिशन काशीराम। उसका क्या असर रहा? उसका हमने ये सोचा कि जो लोग कह रहे हैं कि आप उस समय एंटी बसपा काम कर रहे थे, वो लोग तो अभी भी कह रहे हैं। चैलेंजेस से आकाश जूझ रहे थे उस वक्त। क्या वो चैलेंजेस आपके सामने भी थे जब नेशनल कोऑर्डिनेटर बने? मेरे सामने। देखिए, ये इस दुनिया का नियम है, मजबूत ब्रेन कमजोर ब्रेन पर हावी रहता है। अगर आकाश को कमजोर ब्रेन बता रहे हैं, अगर वो उनकी बात मान रहे हैं तो, क्योंकि मेरा ब्रेन मजबूत है। मुझको कोई देख ले आकर बरगला कर। मेरे साथ भी ब्राह्मण लोग रहते हैं। क्यों ज्वाइन किया आपने मूवमेंट? उसके पीछे की वजह जानना चाहता हूँ। अंदर खून में था। चाहते थे कि लड़का लॉ कर ले, फिर जुडिशरी की तैयारी करे। उसके लिए मुझे मुखर्जी नगर भेज भी दिया, PCSJ की तैयारी के लिए, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। लेकिन मेरा मन नहीं लगा, मैं वहां से भाग गया। अब पिताजी बोले, अरे तेरा लाल आ गया। तो मम्मी बोली, लाल तो तुम्हारा भी है, तो तुम इसे रोकते क्यों नहीं हो? ये कहाँ जाता है, रात को आता है 2-2 बजे। तो मुझे पता चली कि मैं 7 महीने में पैदा हो गया था, उस दिन पता चला। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो तेरे पेट में नहीं रोका तो वो मुझसे क्या रोकेगा। 9 महीने तेरे पेट में नहीं रहा, 7 महीने में बाहर आ गया, तो ये रुकेगा नहीं। दोस्त के पास मैसेज आया पिताजी का कि यार इससे बोलो, हम नहीं कि अपने दोस्त से बोलो, हम मिलना चाहते हैं। जब मैं कोठी जब बहन जी दी थी वहां पे, तो मैंने दोस्त से कहा, मैं भैया उनसे कह देना कि 3 किलोमीटर के आसपास तक भी कोठी के दिखाई ना दे। 21 साल की उम्र में ऐसा क्या आपको ट्रिगर किया? आपने घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया? फिर मैंने साहब कांशीराम को स्टडी किया ना। बहन जी ने 3 इंटरव्यू लिए। अच्छा। आपकी स्मृति समझना चाहता हूँ कि वो जो 3 राउंड का जो इंटरव्यू था, उसमें क्या क्या हुआ? क्या समाज में कि ये सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा? मैं कहा हाँ बहन जी हो जाएगा। पहली बार
आपको उनसे किसने मिलवाया? कौन आपके लिए कंधा बना? मैं साहब से कभी नहीं मिल पाया। तोमर साहब थे एक नेता दिल्ली में, उन्होंने हमको बहन जी से मुलाकात कराई। ऑफिशियल डेजिग्नेशन आपकी क्या थी उसी इंटरव्यू? उस समय मैं दिल्ली का प्रभारी बनाया गया, दिल्ली का। और एक तरह से बहन जी ने मुझे गोद ले लिया। रूम से किताब लेके आएगा, एक जोड़ी कपड़े लेके आएगा, और सब कुछ छोड़ दे। बहन जी और मेरे पास कुछ और, वो जो भी कुछ है वो छोड़ देना। तो फिर मुझे बहन जी ने आकर के वहां पे बुलाया, मेरे 60 जोड़ी कपड़े बनवाए, 3.5 लाख की शॉपिंग कराई। अच्छा। आनंद भाई साहब को भेजा, सब कुछ मेरा इधर बदल गया सब कुछ। कोई पैरासीटामोल कोई गोली पड़ी है क्या? इतने में तो उसने गाड़ी लगा दी मेरे वहां पे रूम के बाहर। एक गाड़ी आगे, एक गाड़ी पीछे, बीच में एम्बेसडर। मैं कहा भाई क्या हो गया? बोले आप आओ साहब अस्पताल चलो, जहाँ बहन जी जाती है वहां चलना है। जिस पे डॉक्टर पे बहन जी जाती थी उस पर चलो, अन्य बहन जी को चल गया पता तो बात खराब हो जाएगी। मैंने आंख में मेरे आंसू आ गए। मैं कहा यार ऐसा भी होता है। 3 लोग मेरे जिंदगी में बहुत बुरे हैं। एक अजीत गौतम साहब जिसने मुझे 10 साल तक तैयार किया। अच्छा। फिर उसके बाद में मैं खुद चला, फिर तोमर साहब के संपर्क में रहा, तो उन्हें बहन जी के सामने पेश किया। और फिर उसके बाद में तैयार करने के लिए अशोक साहब को भेजा गया। उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो। तो बहन जी ने ये कहा तुझे पता है तूने वो मूवी देखी थी? जब दोनों खड़े थे सामने, मैं कहा बहन जी देखी थी। अरे उसमें तुझे पता है कि उसमें जय मर जाता है, वीरू हो जाता है घायल। मैं समझ गया, आज मैं गया। मैं कहा अच्छा ये बहन जी ने आपको डायलॉग मारा? फिर बहन जी ने मुझसे कहा कि भाई चलो मोदी गब्बर हो गया, ठीक है, तू जय हो गया, वो वीरू हो गया, मैं ठाकुर कैसे हो गई? मैं कहता ठाकुर हूँ। मैं बहन जी अच्छा ये उन्होंने मतलब उसको एनालाइज किया आपने को? लेकिन इतना क्या, ऐसा क्या बदल गया? एक तो हमने ये यहीं पे लखनऊ में बोला था कि भाई राहुल गांधी विदेशी हैं, तो ये वो तो डिस्प्ले की बात लोग बताते हैं, अंदर की बात बताइए क्या हुआ था? अंदर का तो ये बताते हैं कि भाई कुछ लोगों ने कहा बहन जी की अगर जयप्रकाश रहेगा तो फिर आकाश को लॉन्च करने में दिक्कत आ सकती है। कैंडिडेट का भी मामला था, कुछ भी था। मैं कहता था भाई धर्मवीर अशोक मालिक हैं यहाँ के, उनके पास जाओ, उनसे टिकट लो, मैं केवल प्रचारक हूँ। जिसे लास्ट बार वही तभी मिले थे। हाँ, कुछ आपसे बात हुई, कुछ कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई ये तूने ये क्या गब्बर पब्बर मचा दिया, ये तूने ये कह दिया कि वो ये वीर सिंह एडवोकेट जय है, वीरू है। मेरे साथ तो बहन जी बहुत देर तक हंसती भी थी और बात भी करती थी कई घंटे, जैसे उनका बच्चा बैठा है। तमाम सारे लोग कहते हैं कि आपकी जय और वीरू की जोड़ी तोड़ने में अशोक सिद्धार्थ का हाथ था। नहीं, कोई नहीं। ना अशोक सिद्धार्थ खराब थे। तो क्यों आपके मन में इतनी कड़वाहट क्यों है अशोक सिद्धार्थ की? मैं क्या बोल रहा, मैं तुमको तारीफ कर रहा हूँ। कई जगहों पर मैं सुनता हूँ। क्या आपको लगता है कि जिस इनसिक्योरिटी के शिकार आप हुए उसी इनसिक्योरिटी के शिकार आकाश आनंद हो गए? इतना नहीं मान सकते, क्योंकि बहन जी ने तो उनको उत्तराधिकारी खुद बना दिया था। आकाश आनंद जी ने जो कहा महाराष्ट्र के अंदर कि मुझे सब कुछ पता है क्या चल रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, ये सब, लेकिन वक्त आने पर सबको ठीक करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आकाश आनंद जी का है ही नहीं, ये अशोक सिद्धार्थ जी का स्टेटमेंट। अच्छा एक चीज आप में और आकाश में मैं एक चीज कॉमन देखता हूँ, एक नाम जी अशोक। हाँ उधर वो नहीं, लेकिन हमारे वाले अशोक तो फायदेमंद है हमारे लिए। बातचीत होती है? हाँ मेरे तो अधिकांश बात होती है मेरे। मुलाकात? हाँ मुलाकात भी होती है, मैं बैठता हूँ घर पे जाके बताता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा। हाँ मैं ये चल रहा, बोल ठीक है, मैं जैसे मौका मिलेगा मैं बहन जी से बात करूंगा कि बहन जी वो अभी भी आपके लिए काम करता रहेगा, आप एक उसको मौका उनको दो। तो मुझे लगता है जल्दी में कोई मीटिंग वो करने वाले हैं, अच्छा, हमको लेकर के। तो वो हमेशा जल्दी कुछ बड़ा हो सकता है। अच्छा, जिस तरीके के आप स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं वो तो किसी भी पार्टी की नई पार्टी की नींव रखने का पहला स्टेप होता है, तो क्या ये पहला स्टेप है? ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ पूर्वांचल में मीटिंग करी थी, 10-20 हजार लोगों की, तब भी लोग कह रहे थे कि जयप्रकाश बहुत जल्दी पार्टी बना सकते हैं। इतना कैसे फिट रख पाते हैं आप अपने आप को? देखिए मुझे जानकारी मिली कि इस देश में रोड पे सबसे ज्यादा पार्टी के अंदर चलने वाले धर्मवीर अशोक थे। धर्मवीर अशोक साहब ने खुद ये कहा कि भाई जयप्रकाश ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं 24 घंटे भी ट्रैवलिंग कर लेता हूँ, खुद भी गाड़ी चला लेता हूँ। आज तक मैंने पूरे देश में किसी से ये कहा हो कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। तो जिम किया? जिम मैंने बचपन में उसमें किया था, किशोरावस्था मान लो या जवानी की शुरुआत में,
फिर बाद में समझ अरे अभी भी तो आप जवानी हैं। जब हम जमाने में प्रवेश कर रहे थे। हाँ। लेकिन अब नहीं, अब क्योंकि अब वो चीज सूट भी नहीं करती, ना वो ले भी ले। अच्छा, 4-5 तरीके की चीजें हैं, पहला हाथ किस पे मारे? कड़ी हो, मसूर की दाल हो। हाँ। मैं क्या देता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं। हाँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्या लाइक करोगे, तो मुझे पता है कि वो नॉन वेज की तरफ जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ मसूर की दाल, या मैं उनसे बोलता हूँ कड़ी। हाँ। लखनऊ में जो कार्यक्रम है उसमें आप क्या करने जा रहे हैं? उसमें हम मैसेज देने जा रहे हैं कि कमजोर स्थिति में भी हमको बसपा के साथ खड़े रहना। मैं बेचारा नहीं हूँ। या आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला आपको बेचारा माने? नहीं, वो तो मानेगा ना कि आज 7 साल से बेचारा बाहर आई है। भाई 7 साल मतलब आप अपने संघर्ष को पिक्चराइज करवाना चाह रहे हैं कार्यक्रम के जरिए, ये कह रहे हैं आप? भाई मैसेज तो मैं दूंगा ही दूंगा कि भाई मैं अभी भी यहाँ लगा हुआ हूँ। तो समाज से काउंट करेगा ना। मैं नहीं करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो होगा ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। और मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश जी हैं। आज जयप्रकाश जी से बहुत सारी बातें करेंगे, उनके राजनीतिक सफर की बात करेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी बातचीत करेंगे और बात करेंगे उनके विवादित और संघर्षमय जीवन की भी बात करेंगे। तमाम सारे उन पहलू की बात करेंगे जो अक्सर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में तमाम सारे सवाल जयप्रकाश जी के बारे में हमसे पूछते हैं। आज उन सारे सवालों को उनकी पड़ताल करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश जी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत धन्यवाद सर जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, तो बढ़िया हूँ। और मुझे जो अभी मैंने आपको सुना कि कुछ विवादित और कुछ संघर्ष से जुड़े हुए आप सवाल करेंगे, तो बिल्कुल मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये ना सोचें कि भाई नहीं, मैं दर्शकों को पहले बता दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, एकदम स्पॉन्टेनियस चीजें हो रही हैं। देयर इज नथिंग टू स्क्रिप्टेड इन दिस इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल स्क्रिप्ट। तो हम लोग एकदम खुल के बात करेंगे बिल्कुल, और तमाम सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जयप्रकाश जी कौन है? मैं रहने वाला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का जो जिला है, जो बहन जी ने बनाया था। हाँ। वहाँ पर जो गांव है बहन जी का बादलपुर, हाँ। जो ऐतिहासिक गांव बन चुका है, उसी गांव से 3 किलोमीटर गांव शाहपुर पड़ता है। वहाँ मैं पैदा हुआ। लेकिन बचपन से ही जो है मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि पिताजी की जॉब लग गई थी। पिताजी शिक्षा विभाग में PTI बने थे। तो उसके बाद में जो है हम इस मूवमेंट को जो है 2003 में हमने इसको ज्वाइन किया। बचपन से संघर्ष देख रहे थे, हमारे परिवार का संघर्ष होता था गांव के वैसे लोगों से, तो ये संघर्ष चल रहा था। तो हमें भी लगता था कि भाई गलत होता है ये सब कुछ, ये डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो दिखता था। तो उसके बाद फिर हमने ये जो है तय किया कि भाई हम इसको समझेंगे और इसमें काम करेंगे। तो ऐसे करते करते धर्मवीर अशोक साहब दिल्ली के प्रभारी हुआ करते थे, उनको हम आते जाते सुनते थे। तो उसके बाद में फिर हमने 2003 में वो गए थे वहाँ से लगभग, और 2003 में हमने मूवमेंट को ज्वाइन किया। और पता चला कि 2003 में साहब कांशीराम को बेनिस्टॉप। क्यों ज्वाइन किया आपने मूवमेंट को? उसके पीछे की वजह जानना चाहता हूँ। अंदर खून में था। अच्छा। ये सब जो चलता था। नहीं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे कुछ जहन में था कि ये पूछूंगा जयप्रकाश जी से, ये पूछूंगा। आप जब मूवमेंट में गए तो आपके दिमाग में क्या था कि क्या करेंगे आगे चल करके? क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या था? देखिए, एक तो ये है कि जैसे जब मैं छोटा था तो कांशीराम साहब हमारे क्षेत्र में आया करते थे। अच्छा। दादरी क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में एक समाज होता है गुर्जर समाज, वो उनको बुलाया करता था। तो हम भी बस में लटक के जाया करते थे। तो सुनते थे यार ये आदमी भाषण दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए, और उसके बाद में फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई हम गरीब समाज के लोग के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मजबूत परिवार। क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? उस समय मैं जो है मतलब 17-18 साल का रहा हूँ। अच्छा। हमने एक टीम बनाई 4-5 लड़कों ने, क्योंकि घर का जो पैसा था वो मेरे हाथ में रहता था। जो पिताजी जो थे उनको ये था कि इस लड़के का डिसीजन लेने की शक्ति इस लड़के में है, तो सारी कमेटी का पैसा, सारा पैसा वो मेरे हाथ में देते थे। तो पैसा मेरे पास में रहता था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा जो है
समाज के लिए कुछ करता हूँ। तो हम 4-5 लड़के और बिजनेस लड़के थे, बिजनेसमैन थे, उनके फादर, उनके बेटे जो थे मेरे दोस्त थे। तो हमने सोचा कि चलो लोगों को अनाज बांट देते हैं, लोगों को बैग बांट देते हैं, बच्चों को किताब बांट देते हैं, ऐसे हम बांटा करते थे। लेकिन फिर उनकी संख्या बढ़ गई मांगने वालों की। फिर मुझे किसी ने, साथी ने बताया कि भाई ये रास्ता नहीं है समाज सेवा का। अच्छा, मैं कहा कौन सा है? बोले ये ऐसे ऐसे। फिर इस रास्ते पे हम गए। फिर हमने कैडर अटेंड किया। आएंगे उस पर। हाँ जी सर। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मम्मी पापा हैं, मतलब उनका परिवार है, मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, उनके परिवार में। मिशन मूवमेंट से पहले आपके परिवार में कौन? हाँ, मम्मी पापा हैं और जो है 2 भाई हैं। हम लोग 3 भाई हैं। अच्छा। और उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। ये परिवार है। और बाकी दोनों आपके जो भाई हैं वो बड़े हैं, छोटे? हाँ, दोनों बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। उन सबकी शादी? उनकी शादी हो गई, सब लोग वेल सेटल्ड है। हाँ, सब। आप क्यों नहीं शादी कर रहे? मैंने जो है एक बार की मुझे याद है कि मैं किताब बांटने गया था एक स्कूल में। तो वहाँ पर हमने, मेरे मुंह से वहीं अपने आप से आवाज़ आई कि मैं ज़िंदगी में कभी अब शादी नहीं करूँगा और मैं इसी समाज के सेवा के लिए काम करूँगा। किस क्लास में पढ़ रहे थे उस वक्त? उस टाइम में जो है बीए में था। आप ग्रेजुएशन कर रहे थे? हाँ। और जो है, लेकिन मुझे बाद में आकर के पता चली कि साहब कांसीराम ने भी शादी नहीं की है। तो फिर मैं पक्का हो गया कि भाई मैं अब करूँगा ही नहीं अब किसी भी तरीके से। अब साहब को भी मैंने स्टडी किया। घर वालों को कैसे मनाया ये बताइए पहले। घर वाले तो देखो हमेशा विरोध होता ही है। हाँ, वो ये चाहते थे कि हर घर की कहानी एक जैसी होती है। वो ये चाहते थे कि लड़का लॉ कर ले, फिर जुडिशरी की तैयारी करे। उसके लिए मुझे मुखर्जी नगर भेज भी दिया PCSJ की तैयारी के लिए, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। लेकिन मेरा मन नहीं लगा, मैं वहाँ से भाग आया। तो वो तो ये कहते थे कि भाई ये काम ठीक नहीं है। मैं रात को 2 बजे पहुँचता था। मैंने जिद करके गाड़ी भी ले ली 4 पहिए की, मेरे भाई ने हमको दिलवा दी। तो फिर उन्होंने जो है ये कहा कि भाई तू रात को 2-2 बजे आता है। तो एक दिन की बात है, वो अंदर से कहने लगे कि भाई, पिताजी बोले मम्मी से कि भाई ये जो है लड़का तेरा, नहीं मम्मी बोली, मुझे आवाज़ आई मुझे अंदर से। मैंने जाके गाड़ी का हूटर बजाया, अपना आपको नया नया नेता मानता था। तो वो पिताजी बोले अरे तेरा लाल आ गया। तो मम्मी बोली लाल तो तुम्हारा भी है, तो तुम इसे रोकते क्यों नहीं हो? ये कहाँ जाता है, रात को आता है 2-2 बजे। तो मुझे पता चली कि मैं 7 महीने में पैदा हो गया था, उस दिन पता चला। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो तेरे पेट में नहीं रोका तो वो मुझसे क्या रोकेगा। 9 महीने तेरे पेट में नहीं रहा, 7 महीने में बाहर आ गया, तो ये रुकेगा नहीं। इस बात पे आकर के हमारा संबंध दूर होते चले गए। फिर मैंने सोचा, मैं कि यार ये लोग परेशान रहते हैं मेरी वजह से, ये भी डिस्टर्ब है, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, मुझे भी दबाव रहता है। तो फिर मैंने दबाव आया, शादी कर लो, उम्र हो गई है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो होता ही है। लेकिन 2008 में जाकर के फिर मैंने कहा भैया अब तुम अपना ये धर्मशाला संभालो, अब मैं तुम्हारे घर में आऊँगा ही नहीं। 2008 के बाद से आप घर ही नहीं गए? फिर कभी भी घर नहीं? कभी नहीं गया। शादी ब्याह कुछ नहीं? मम्मी पापा के कभी बीमार हुए, कुछ हुए, कभी भी? हाँ, ये मुझे जानकारी मिलती है, दोस्त हमारे बताते हैं हारी बीमारी जैसे होते हैं। मैं भाई मैं क्या कर लूँगा, उनको अच्छी जॉब है, उनको मिली हुई, गवर्नमेंट उनका इलाज करा देगी, मम्मी पापा किसी का भी, तो मैं जाकर उसमें कर क्या लूँगा? जाओ भैया अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराओ। एक बेटे के तौर पर कभी ऐसा नहीं लगा कि माता पिता हैं हमारे, मम्मी पापा हैं, उनको श्रेय जाता है हमें इस धरती पे लाने का, इस लिहाज से भी कभी नहीं सोचा? कभी दिमाग मतलब कभी इमोशनल हुए माता पिता को लेकर? नहीं, मैं कभी नहीं। मैं और हार्ड हो गया। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा इसमें, भाई जाके अस्पताल में जाओ, अपना इलाज कराओ। पता चल रही है अस्पताल में जाकर इन्होंने इलाज कराया, उम्र तो काफ़ी हो गई है, 70 के आसपास। लेकिन मुझे जैसे अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो मैं हार्ड हो जाता हूँ। जैसे जब मैं उपाध्यक्ष बना तो मेरे दोस्त के पास मैसेज आया पिताजी का
कि यार इससे बोलो हमसे, हम नहीं कि अपने दोस्त से बोलो हम मिलना चाहते हैं। जब मैं कोठी जब बहन जी ने दी थी वहाँ पे, तो मैंने दोस्त से कहा, मैं भैया उनसे कह देना कि 3 किलोमीटर के आसपास तक भी कोठी के दिखाई ना दें। अच्छा। बोले क्यों भाई? मैंने कहा भाई ये जो भी कुछ है ये समाज का बहन जी का है। फादर का, मम्मी पापा का, भाई का केवल जन्म देना और वो जो चाहते थे कि ये कामयाब हो जाए, जज बन जाए, वो बन जाए, वो पार्ट अलग है। लेकिन ये जो काम जो मैं कर रहा हूँ जिससे मिलना चाहते हैं, ये तो विरोध में थे मेरे सब लोग कि जो मिलना चाहते हैं ये सब उनका कोई हिस्सा नहीं है इसमें। ऐसी क्या बात है आपको? बीए आप ग्रेजुएट कर रहे थे, मुश्किल से 25-26 साल आपकी उम्र रही, 21 साल उम्र रही। 21 साल की उम्र में ऐसा क्या आपको ट्रिगर किया? आपने घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया? फिर मैंने साहब कांशीराम को स्टडी किया ना। हाँ। जब मैं समाज के साथ जुड़ा तो लोगों ने कहा कि भाई आपको मूवमेंट को समझना पड़ेगा इसको। तो फिर मैं 21 वॉल्यूम लेके आया बाबा साहब की, वहाँ से अम्बेडकर भवन से बुद्ध एंड धम्मा लेकर के आया, सारे महापुरुष जो थे सभी की किताबें लेके आया, उसको पढ़ने लगा। उससे मुझे इंटरेस्ट आने लगा। एक बार मेरे दिमाग में आया पढ़ाई छोड़ करके मैं इसी में लग जाता हूँ। लेकिन जिन्होंने मुझको सिखाया था ये मूवमेंट, अजीत गौतम जी जो दिल्ली के नेता थे, तो उन्होंने ये कहा कि बेटे पढ़ाई का भी ध्यान रखना, पढ़ाई नहीं छोड़नी आपको। आगे चल के अगर आपको काम करना है तो पढ़ाई बहुत बड़ी आपके लिए वो बनेगी। अच्छा, मिशन में आप आ गए, उससे पहले कॉलेज में थे। एक बड़ा सिंपल सी बात होती है, एक एज का फैक्टर होता है लड़कों में। कभी ऐसा आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा आया जो आपको लगा हो कि किसी से आपको इश्क हुआ, किसी से प्यार हुआ, मोहब्बत हुई? कभी कभी कुछ ऐसा हुआ? मैं ईमानदारी से आपका जवाब चाहता हूँ। देखो, छोटेपन से ये गुण तो होता है नेचर में आदमी का। एग्जैक्टली, है नहीं? हाँ। दोस्त, क्योंकि मैं क्लास 1 से लेकर के PhD तक की पढ़ाई में मैं लड़कियों के साथ रहा। ये कोई गलत चीज़ तो है नहीं, यारी दोस्ती हुई, ठीक बात है। लेकिन जो लोग जिस तरह से समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, साथ में उठना बैठना समझने में एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा? ये आपने पहले व्यक्ति है जिसने ये सवाल पूछा। मैं एग्जैक्टली इसलिए मैंने कहा था कि आप खुला पूछो। नहीं, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, और ये क्यों मैं पूछ रहा हूँ इसके पीछे भी इसका मैं लॉजिक भी दे दूंगा आपको, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति वो चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में हो जो उसको समझता हो, जो उससे बात करे तो कम से कम उसका एक बार बर्डन कम हो जाए। ऐसा कोई जीवन में आया आपके? देखिए, अगर आप उसकी बात करें कि भाई किसी के दुख सुख में कोई परेशानी आती है, उसको अब दुख को बांटना वाली बात जो आपने कही, हिंट दिया, ये नॉर्मल दिमाग के लोगों के लिए होता है। अच्छा। जो अपनी समस्या का समाधान खुद नहीं कर पाते, तो वो किसी को शेयर करते हैं, अपनी समस्या को वहाँ से ढूंढते हैं। वो ऐसा कि भाई मेरा ये दुख है, कुछ कम हो जाएगा। मैं बहुत कोल्ड आदमी रहा हूँ बचपन से ही। अगर मुझे ये पता चल गया कि ये बहुत बड़ी समस्या है तो उसको तो मैं ज़बरदस्ती सॉर्ट आउट करने वाला व्यक्ति रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो जितनी बड़ी समस्या है इसको मैं अकेला सॉर्ट आउट कर दूँ। आपने मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए चलना चाहता हूँ कि एक पूरा यात्रा वृत्तांत जो है जयप्रकाश का, वो सबको समझ में आना चाहिए जी। उसमें जयप्रकाश की पैदाइश से लेकर के कि जयप्रकाश 7 महीने में ही पैदा हो गए, वहां से लेकर के जयप्रकाश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इस इंटरव्यू का मोटिव सिर्फ यही है। आप मान्यवर साहब कांशीराम के एक तरीके से अगर उनके इन्फ्लुएंस में आए, पहली बार आपको उनसे किसने मिलवाया? कौन आपके लिए कंधा बना? मैं साहब से कभी नहीं मिल पाया। हाँ, मैं जो है सिर्फ मैं साहब कांशीराम की अस्थियों का केयर टेकर बना, उनकी रखवाली बना। मैं साहब कांशीराम की कभी उनसे मुलाकात आती नहीं, बस दूर से देखता था कि ये नेता हैं। और एक बार देखा था 15 मार्च 2006 को, होली के अगले दिन वाला दिन था, और रंग बोलते हैं इधर क्षेत्र में हमारे, और उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया था तारकटोरा स्टेडियम में बहन जी के द्वारा। तो वो व्हील चेयर पे आए थे, तो बहुत सब लोग थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, पूरा ऑडिटोरियम। तो साहब कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, तो इसी बीच में पूरा हॉल, पूरा ऑडिटोरियम रोने लग गया था, उनकी आंखें नम हो गई थी। तो उसके बाद मैंने उनको देखा, और जो है बाकी उसके बाद में जिस दिन उनका परिनिर्वाण हुआ, एक्सपायर हुए साहब,
तो उस दिन जो है वो जिस कोठी में वो थे 11 नंबर काबगंज हुमायूं वाले थे, तो उस पर जो है सारी पब्लिक थी, वो लोग जा रहे थे और साहब जो शीशे में बंद थे वहाँ पर, नाक में वो था उनका रुई वगैरह, तो ऐसे हम देखते उनको निकल गए। और उसके बाद अगले दिन साहब काजीराम की अस्थियां के लिए बहन जी ने कहा कि भाई आपको इसको लेकर के आना है मेरे पास में अगले दिन 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को। तो उसमें जो है दिल्ली की टीम को जिम्मेदारी दी थी बहन जी ने, और दिल्ली की टीम ने जिम्मेदारी दी थी मुझको। आप उस समय दिल्ली में काम करते थे? हाँ, दिल्ली में काम सीखा। बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी का इस मूवमेंट को बतौर क्या? कुछ नहीं, मैं केवल एक सपोर्टर होकर के, एक शिष्य बनकर के सीख रहा था। अच्छा। मैंने इस मूवमेंट, क्योंकि मुझे बताया हमारे गुरु ने कि अगर इस मूवमेंट में आपको बड़े पैमाने पे काम करना है तो आपको 10 साल तक चुपचाप रह करके सीखना होगा। इस बीच में आप बहुत कुछ देखेंगे। बसपा से आपका राब्ता कब हुआ? कब आपको लगा कि बहुजन राब्ता इन द सेंस कि आप सपोर्टर तो थे बसपा के, लेकिन आप बसपा में आप कब हाईलाइट कब हुए, कब लगा बसपा के लोगों को, बड़े पदाधिकारियों को उस वक्त के, कि आप में वो पोटेंशियल है और आपको कोई भी एक जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, ये तो 2017 के चुनाव के बाद यूपी के, उसके बाद में ML तोमर साहब थे एक नेता दिल्ली में, उन्होंने हमको बहन जी से मुलाकात कराई और उसके बाद हमारे बहन जी ने 3 इंटरव्यू लिए। अच्छा। क्योंकि उस समय तो मैं 15 साल लगा चुका था इस मूवमेंट को सीखने। कब की बात है ये? 17 में। अच्छा, 2017। जैसे मैंने 3 से मैंने शुरू किया तो 17 में जाके 15 साल में लगा चुका था। अब मैंने ये कहा था सब नेताओं नहीं, 3 से लेकर के 15 तक आपने क्या किया बसपा में? इसको मैं सीखता रहा, इसमें मैं बूथ का प्रभारी भी रहा। अच्छा, बूथ का प्रभारी रहा, विधानसभा के अंदर मैंने काम किया दिल्ली में, कौंडली विधानसभा में। ठीक है। और पटपड़गंज जिले का मैं BVF का संयोजक भी रहा। अच्छा। तो मैंने विधानसभा में बूथ पे, सेक्टर पे, जिले पे, सभी पे काम किया। हाँ। और उसके बाद में जब मैं इस बीच में काम करता था तो तोमर साहब ने कहा कि भाई ये लड़का हर मीटिंग में आता है, कौन है, कैसे है। तो लोगों ने बताया, वहाँ के जो हमारे जो बाम सेफ के लोग थे, कि सर ये जो है लड़का घर छोड़ चुका है अपना, ये लड़का इसी काम के लिए तैयार हो रहा है और ये यहीं रहता है, इसका खर्चा पानी हम ही उठाते हैं, किराए पे रहता है 1500 रुपये में। तो ये अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो इसको हम देखेंगे। उसके बाद में ये बात 2015 की है। अच्छा। उसके बाद 17 का चुनाव हुआ, तोमर साहब को बहन जी ने उधर लगा दिया यूपी में, तो उन्होंने हमको लगाया। उन्होंने ये कहा कि अब तुम काम करो। हमने कहा कि साहब अब जो है अब पद दिया आपको? हाँ, हमको जो है एक विधानसभा दी थी, हापुड़ विधानसभा प्रभारी बनाया। हाँ, हापुड़ का। हाँ, अतिरिक्त भार से। अतिरिक्त भार दिया। तो उसको हमने काम किया। उसमें हमने जाट समाज की मीटिंग कराई, मुस्लिम समाज की मीटिंग कराई, वाल्मीकि समाज की मीटिंग कराई, सैनिक समाज, सभी लोगों की। तो उससे तोमर साहब बहुत प्रभावित हुए कि यार ये क्या करता है, कैसे समझाता है। मतलब आपके भीतर का पोटेंशियल सबसे पहले तोमर साहब ने जज किया? औरों ने भी किया, लेकिन मुझको बहन जी के सामने पेश किया तोमर साहब ने कि अरे यार इस लड़के को हम सामने बहन जी के सामने पेश करेंगे, ये लड़का जब इतना बड़ी ऐसी बात कर रहा था उसको करते हैं। उस बीच तक मैं 15 साल लगा चुका था। फिर मुझे बहन जी पे मैंने ये कहा था, इससे पहले कई नेताओं ने कहा कि आपकी मुलाकात बहन जी से कराते हैं। मैंने कहा आप अभी मत कराओ। बोले किसने कहा? जैसे प्रदीप जाटव जी उधर हुआ करते थे प्रभारी, या और नेता हुआ करते थे BSP के। तो मैंने कहा अभी आप हमारी मुलाकात मत कराओ बहन जी से। बोले क्यों? सब लोग तो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मैं जिस दिन मेरा दिल गवाही दे देगा कि बहन जी मुझसे कोई भी सवाल पूछ लेंगी, मैं उनका सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दूंगा, तो तब मैं बहन जी से मुलाकात करना चाहूंगा। और 2017 के चुनाव के बाद मुझे इस बात का आभास हुआ और मुझे बहन जी के सामने उन्होंने पेश किया। बहन जी ने मुझसे 3 बार इंटरव्यू लिए और 3 इंटरव्यू को मैं पास कर दिया। 17 में आप बहन जी के सामने पेश हुए? हाँ, चुनाव के बाद। किसने पेश किया? ML तोमर साहब। ML तोमर साहब ने। क्या 3 बार इंटरव्यू में, क्या थोड़ा बताइए? बहन जी ने ये पूछा भी आप क्या करते हो, मैं आपकी स्मृति समझना चाहता हूँ कि वो जो 3 राउंड का जो इंटरव्यू था उसमें क्या क्या हुआ? उनमें एक तो ये पूछा गया कि भाई आपने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया, आप क्या समझते हो BSP के बारे में, आप इधर ही क्यों आए, कहीं और क्यों नहीं गए, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई है, क्या आपके जवाब क्या थे? हाँ, मैंने कहा बहन जी ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। इस देश के लिए, दुनिया के लिए इस विचारधारा की जरूरत है। तो जो भी जो सफर्ड लोग होते हैं उनके लिए ये विचारधारा बहुत कारगर है।
और मैंने बहन जी आपकी किताबों में पढ़ा है। उन्होंने पूछा कि आपने बसपा ज्वाइन क्यों करी? मैंने कहा बहन जी मैंने आपकी किताबों में पढ़ा है कि बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उससे पहले एक सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, इसलिए आंदोलन होने के नाते मैंने बसपा को ज्वाइन किया। तो उन्होंने कहा भी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? मैंने कहा बहन जी जो समाज जो जिस प्रकार से चल रहा है, जो लोग उसकी उस व्यवस्था से सहमत नहीं होते हैं, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे गैर बराबरी की व्यवस्था भारत में चल रही है, तो इसको बराबरी की व्यवस्था में जो लोग बदलना चाहते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन का प्रोसेस होता है, तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक बात। बोले ऐसा हो जाएगा क्या? क्या समाज में कि ये सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा? मैं कहा हाँ बहन जी हो जाएगा। तो देखने लगी मेरे चेहरे को कि ये पक्ष में बोल रहा है। इस देश में जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? मैंने कहा हाँ बहन जी हो जाएगी। अच्छा कैसे हो जाएगी? मैं कहा बहन जी और कितने दिन लगेंगे? मैं कहा बहन जी इसमें कम से कम 150 साल लग जाएंगे। तो मुझे देखने लग गई, अरे लड़का जिएगा कितने साल, अब बात करा 150 साल, बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं कहा बहन जी हमारा एक जो पीढ़ी है वो इस बात के लिए लगेगी कि इस विचारधारा का व्यक्ति भारत के अंदर सत्ता पे पहुंचे, और उसके बाद अगली पीढ़ी का फिर संघर्ष शुरू होगा, वहां पर इंटरकास्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। फिर वो उससे अगली वाली जो पीढ़ी है उसमें घसमाघस चलेगी, वो विरोध करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से उसको सपोर्ट मिलेगा। 100% लोगों को एजुकेशन देनी होगी, मेंटल लेवल हाई करना होगा, क्योंकि ऊंची जो पढ़ाई के लोग हैं उनमें इंटरकास्ट मैरिज बहुत हो रही है। तो जब हम सबका लेवल ऊंचा कर देंगे तो फिर वो वहां से बात बनेगी, और 1-2 पीढ़ी और चलेगी संघर्ष करते करते, फिर एक दिन आगे जाकर के 4-5 पीढ़ी के बाद इसको स्वीकृति। तो ये आपका और बहन जी के बीच में तो बहन जी ने कहा अरे तू तो बिल्कुल मेरी तरह बोल रहा है। अच्छा ये बहन जी ने कहा? बहन जी ने कहा ये तो बिल्कुल तू मेरी वाली बात बोल रहा है। तुझे पता है मैंने इंटरकास्ट मैरिज के लिए, मैंने प्रमोशन के लिए मैंने एक पैकेज दिया था हम बच्चों के लिए। मैं कहा हाँ बहन जी आपने 2.5 लाख रुपए का पैकेज दिया था, जिसको बाद में जाकर अन्य सरकारों ने भी फॉलो किया। बोले मैं भी यही सोचती हूँ। तो इस सब चीजों को देखते हुए बहन जी ने कहा, घंटी बजाई। एक वो थे, वो मनोज रतन नाम के हुआ करते थे वहां पर सचिव, उनको बुलाया कि भाई इस लड़के को जो है गाड़ी दे दो और इसको बढ़िया कमरा दे दो इसको रहने के लिए। ये 1 कोठी इसकी यहाँ रहेगी दिल्ली में, 1 कोठी इसकी लखनऊ में रहेगी। ये वहाँ अगर उधर रहेगा ईस्ट यूपी को काम करेगा तो यूपी से लखनऊ से करेगा, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम करेगा तो दिल्ली से करेगा। तो मुझको फिर कोठी में ले लिया गया, मुझको वहाँ पर 6 लोगों का स्टाफ मिला। ऑफिशियल डेजिग्नेशन आपकी क्या उसी इंटरव्यू? उस समय मैं दिल्ली का प्रभारी बनाया गया, दिल्ली का। और एक तरह से बहन जी ने मुझे गोद ले लिया। अच्छा, ये मैसेज दे दिया पूरी दुनिया को, पूरे देश को कि इस लड़के को मैंने अडॉप्ट कर लिया है। अब जैसे आकाश जैसे उन्होंने ये कहा कि भाई तू केवल अपने रूम से किताब लेके आएगा, एक जोड़ी कपड़े लेके आएगा, और सब कुछ छोड़ दे। मैं कहा बहन जी और है मेरे पास कुछ और, वो जो भी कुछ है वो छोड़ देना। तो फिर मुझे बहन जी ने आकर के वहां पे बुलाया, मेरे 60 जोड़ी कपड़े बनवाए, 3.5 लाख की शॉपिंग कराई। अच्छा, आनंद भाई साहब को भेजा, सब कुछ मेरा इधर बदल गया, सब कुछ, गाड़ी घोड़ा जो है, ड्राइवर, रसोईया और साफ सफाई सबका मेरा 6 लोगों का स्टाफ मुझे दे दिया। अच्छा, दिल्ली का जब प्रभारी आपको उस इंटरव्यू के बाद? हाँ, दिल्ली का प्रभारी बनाया। इतना तो आईएएस क्रैक करने के बाद सरकार नहीं देती है। हाँ बस यही हुआ। और उसके बाद मुझे एक दिन जो है मैंने ये पूछा, मैं सादा आदमी था, मैंने ऑफिस पे उस पर कॉल करा, उस पर रिसेप्शन पे। मैं कहा भाई कोई बुखार के लिए कोई पैरासीटामोल कोई गोली पड़ी है क्या? इतने में तो उसने गाड़ी लगा दी मेरे वहां पे रूम के बाहर, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, बीच में एम्बेसडर। मैं कहा भाई क्या हो गया? बोले आप आओ साहब अस्पताल चलो, जहाँ बहन जी जाती है वहां चलना है। मैं कहा भाई मैं तो तुमसे पैरासीटामोल मांगी थी। बोले नहीं साहब हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे सकते, वरना बहन जी का मामला घंटा चढ़ जाएगा, और भैया तुम फटाफट अस्पताल चलो, जिस पे डॉक्टर पे बहन जी जाती थी उस पर चलो। अन्य बहन जी को चल गया पता तो बात खराब हो जाएगी। मैंने आंख में मेरे आंसू आ गए। मैं कहा यार ऐसा भी होता है। फिर ये आपकी पहली मुलाकात, उसके बाद ये आपको शोहरत और ये भरोसा और ये तमाम सारी चीजें आपको आपकी मिली। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं दिल्ली का फिर जो है ये बात ये हुई कि भाई ये लड़का, बहन जी ने कहा कि हम रामचल राजभर के साथ आपको लगाएंगे। अच्छा, और वहां पर एक ओबीसी समाज का हो जाएगा, एक एससी समाज का, दोनों मिलकर के यूपी को तैयार करना आप। वो पुराने चेहरा हैं, पुराने कैडराइज हैं, और हमें यूपी में लगाने का प्रोग्राम बनाया। बहन जी ने कहा हमसे
लेकिन फिर किसी ने, हो सकता बहन जी के दिमाग में बात आई कि नया लड़का है, पहले इसको चेक कर लेती हूँ। तो धर्मवीर अशोक साहब राजस्थान के प्रभारी थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो व्यक्ति है ये किसी की ऐसे ही तारीफ नहीं कर सकता, किसी को नहीं मान सकता, ये तैयार करेगा, सबसे अच्छे व्यक्ति ये हैं। तो उन्होंने अशोक साहब के साथ हमें राजस्थान का प्रभारी बना दिया। अच्छा। और उसके बाद में अशोक साहब को बोला कि भाई इस लड़के को तैयार करना है। लेकिन जब मेरी पहली मंथली मीटिंग में मेरा वहाँ पे बातचीत हुई, स्पीच हुई, तो उन्होंने, अशोक साहब ने मुझको बुला करके अपने रूम में कहा कि तुम तैयार हो। अच्छा। जो मैं सोच रहा था ऐसा नहीं मतलब है। तोमर साहब के बाद फिर अशोक साहब शुरू में मुझे कैडर दिया अजीत गौतम साहब ने। अच्छा। 3 लोग मेरे जिंदगी में बहुत वो रहे। एक अजीत गौतम साहब जिसने मुझे 10 साल तक तैयार किया। अच्छा। फिर उसके बाद में मैं खुद चला, फिर तोमर साहब के संपर्क में रहा, उन्होंने बहन जी के सामने पेश किया। और फिर उसके बाद में तैयार करने के लिए अशोक साहब को भेजा गया। उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो, तुम अपने लेवल पर काम करो, मैं बहन जी से बात करूंगा। और देखते देखते 1.25 साल के अंदर हमने राजस्थान को तैयार किया। बहन जी बहुत खुश हो गई कि यार राजस्थान तो पूरे देश में यूपी के बाद सबसे ऊपर राजस्थान चल रहा है, ऐसा क्या है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा बहन जी इसमें जयप्रकाश का बहुत योगदान है, ये बच्चों को बहुत अच्छा समझाता है और अपने साथ में लोगों को जोड़ रखा है, इसने बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो बहन जी ने कहा कि इसका प्रयोग हम पूरे नेशनल लेवल पर कर लेते हैं यूथ को लेकर के, तो आपको राष्ट्रीय प्रभारी हम बना देते हैं। बहन जी जो आपका, उन्होंने कहा कि तुम देख लोगे, इसको संभाल लोगे। बहन जी जो आपका आदेश। हाँ भाई अशोक, धर्मवीर अशोक, तुम बताओ ये लड़का ठीक रहेगा। अशोक साहब ने कहा बहन जी ये हीरा है, आपको कभी धोखा नहीं देगा, मुझे भरोसा है, मेरी जिंदगी का अनुभव है। बोले तो ठीक है। हमको राष्ट्रीय, हम वहाँ पे यात्रा लेकर घूम रहे थे राजस्थान में, अब हमको राष्ट्रीय प्रभारी बनाने के लिए बहन जी ने बुलाया था। लेकिन उस दिन पता चली जब बहन जी ने पढ़ना शुरू करा अपना मटेरियल, जो बोलते उसमें जो बोलते हैं अपने स्पीच में कि ये मूवमेंट साहब कांसीराम ने शुरू किया, इसमें परिवार की कोई जगह नहीं रखी, तो मैं समझ गया मैं आज मामला आनंद भाई साहब का भी हो सकता है। तो उसके बाद मैं भी इसी रास्ते पर चलूँगी, मैं उनकी शिष्य हूँ और मैं परिवार के किसी सदस्य को इसमें कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दूंगी, जिसे काम करना वो नीचे कर सकता है। अब मैं अब इस लड़के को, जयप्रकाश को, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी देती हूँ और इनको चलाने के लिए, इनके खर्चे पाने के लिए, इनको चलाने के लिए। कितने दिन आप रहे? वीर सिंह में 51 दिन रहा, 1.25 महीने लगभग। क्या ऐसा क्या बदल गया? मतलब इतनी कठिन परीक्षा, इतना आपने हर कदम पर अपने आप को प्रूफ किया। एमएल तोमर साहब, फिर अशोक, धर्मवीर अशोक साहब, फिर उसके बाद बहन जी का खुद का इतना जबरदस्त टेस्ट और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 51 दिन में इतना क्या, ऐसा क्या बदल गया? एक तो हमने ये यहीं पे लखनऊ में बोला था कि भाई राहुल गांधी विदेशी हैं, तो ये वो तो डिस्प्ले की बात लोग बताते हैं, अंदर की बात बताइए क्या हुआ था? अंदर का तो ये बताते हैं कि भाई कुछ लोगों ने कहा बहन जी कि अगर जयप्रकाश रहेगा तो फिर आकाश को लॉन्च करने में दिक्कत आ सकती है, जो मुझे जानकारी मिली अंदर से। अच्छा। मैंने कहा वो इसलिए हमको हटा दिया। लेकिन उसके बाद हमने 51 दिन में बहन जी की ये जो विचार है ये क्यों कैसे बदल गया? क्योंकि आपने तो उनको बहुत पढ़ा है, इसलिए 51 दिन पहले वो नेता, वो बहन जी जो ये अनाउंस कर रही थी कि घर परिवार का कोई मतलब नहीं है, मान्यवर साहब के विचारों पर चलने का काम है, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और ये लड़का उपाध्यक्ष होगा और नेशनल कोऑर्डिनेटर। 51 दिन में ऐसा क्या बदल गया? ऐसा इसलिए हो गया कि जब हमको बहन जी ने पेश किया, अपने मंच पे बुला लिया, तो पूरे देश में ये मैसेज चला गया, लोग महसूस करने लग गए कि शायद ये बहन जी इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये पढ़ा लिखा है, इतने दिन से काम कर रहा है, इसको हम तैयार कर रहे हैं, राजस्थान का प्रभारी है, हमारे क्षेत्र का रहने वाला है, जाति से चमार है, ऐसी चीजें उन्होंने बताई तो लोगों के दिमाग में आया कि बहन जी इसको घोषित कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम काम कर रहे थे तो क्षेत्र में इतना बड़ा रेस्पॉन्स आ गया, तो जैसे वो काम ऊपर को बढ़ने लगा तो लोगों ने सोचा कि शायद जो है ये बसपा जो है जयप्रकाश के साथ खड़ी ना हो जाए। तो इस ऐसी स्थिति में फिर बहन जी ने जो है, लोगों ने बताया कि भाई इसको अभी डाउन करो, दिक्कत हो सकती है आगे चल करके, कभी कुछ फूट ना पड़ जाए पार्टी में, तो इसको रोक दो। तो फिर ये बहाना, क्योंकि ये वीडियो, ये जो भाषण जो मैंने दिया था, ये बहन जी पहले कई बार सुन चुकी थी, जो मुझे जानकारी मिली है। ये मैं साउथ इंडिया में भी देता था इस बात को, राहुल गांधी विदेशी है, राजस्थान में देता था,
और लेकिन उस बार आपने कुछ ज्यादा ही डिकोड कर दिया था उस भाषण सेम में। करता था मैं, ये कहता था भाई या तो मम्मी पे जाता है या बाप पे जाता है, बाप पे जाता है, बाप पे फादर उस पे मम्मी पे चले गए, तो वो विदेशी खून है, इसलिए मोदी के सामने सबसे बड़ा ऑप्शन बहन जी है, ये कहा था मैंने। अच्छा, और उसका देख लो उसके बाद में क्या हुआ। तो सारे क्या विधायक आपको ये लगता है कि यही दो वजह थी कि आपने एक बयान दिया और दूसरा आकाश की वजह से बहन जी ने, क्योंकि ये गंभीर आरोप है, इसलिए मैं आपसे पर्दे पूछ के रहा हूं। पीछे से तो ये लगता है कि जो लोगों ने मुझे बताया है। आपने कभी अपने काम के बारे में, अपने कुछ ऐसे कार्यों के बारे में कुछ ऐसा एनालिसिस किया, कुछ ऐसा सोचा कि कहीं कोई हमसे ऐसी कोई गलती तो नहीं हो गई जो मिशन और मूवमेंट के हित में नहीं है, जो पार्टी की छवि धूमिल कर सकती है? देखिए, अगर इसको हम ये कहा जाए कि भाई जो आपने कहा कि वो जो खुले पर्दे के आगे की बात, हाँ। ये है पर्दे पर कि भाई हमने राहुल गांधी को विदेशी बताया, डॉक्यूमेंटल चीज़ तो ये है, अगर इसको माना जाए तो इसकी एक सजा बनती है। ये तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर और आप बता दो, कोई और बता दे। अगर ये बात इस नहीं तरीके है, के तो मतलब करंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके के भाषण, इस तरीके के बयान तो एकदम नॉर्मल हो गए हैं। आप देखिए अभी की जो राजनीति है, हर तीसरा आदमी ये बोल रहा है, कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, सही इसी बात है। तरीके से बोल रहा है, यही कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा है। तो इतनी मतलब सतही बात पर इतना बड़ा एक्शन कैसे हो गया? अब तो भाई अब मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, कभी आपने मतलब पता करने और की कोई कोशिश कारण की? नहीं है। अच्छा, कोई कारण हो तो बताओ, आपको कहीं से कुछ जानकारी मिली तो आप ओपन नहीं बताओ। देखिए, चर्चाएं बहुत तरीके की कुछ चल भी रही हैं। बता दो आप, मैंने आपसे क्या कहा, तमाम आप open तरीके के बताओ। ऐसे लोग कहते हैं कि जयप्रकाश जी का चंदे का कुछ मामला था, पैसे का कुछ हिसाब किताब नहीं मिला, बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी बातें भी लोग बताते हैं जो मुझे लगता है कि उनमें कोई सिर पैर नहीं है। जी, उन जी। बातों को मैं अपने सवालों में शामिल भी नहीं करूंगा। नहीं कर दो, मैं तो कहा कुछ भी कर दो आप मुझसे, जब आपने यही पूछ लिया कि भाई अच्छा, आपकी बहुत किसी सारे से लोग दोस्ती मतलब रही है, ये पूछ लो आप ये समझिए कि तमाम सारे लोग सवाल आपके काम पर उठाते हैं, पैसे को लेकर के बताते कि उन्होंने धोखा दिया बहन जी को, पैसे मार कर भाग गए, पैसे ले लिया, बड़े आदमी बन गए, करोड़पति बन गए, गार्ड लेके चलते हैं, बाउंसर लेके चलते हैं, 4-4 गाड़ियां लेकर के चलते हैं, बहुत बहुत तरीके की बातें हैं। आपका मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात पैसे का एलिगेशन, हाँ आपने कहा, बाकी बातें तो इससे संबंधित हैं जी। मैंने बसपा के नाम से मुझे कभी पैसा कि मैं बसपा के पद पर हूँ, उस नाम से मुझे 1% भी पैसा आज तक नहीं मिला। उदाहरण के लिए, जब मैं राजस्थान का प्रभारी बना तब भी मैं 5 दिन दिल्ली में जाकर पैसे इकट्ठा करता था, 1 लाख रुपया, और उसको 25 दिन जाकर राजस्थान में खर्च करता था। राजस्थान का एक व्यक्ति ये कह दे कि इसने मुझसे पैसा लिया है। ठीक है, कैंडिडेट का भी मामला था, कुछ भी था, मैं कहता था भाई धर्मवीर अशोक मालिक हैं यहाँ के, उनके पास जाओ, उनसे टिकट लो, मैं केवल प्रचारक हूँ। प्रचार में इतना करूंगा कि इसकी थोड़ा सा इधर आ जाइए, जिसको तुम अपने आप मानोगे। उसके बाद बहन जी ने मुझे पॉकेट मनी के रूप में मुझको पैसा दिया। अच्छा, कि भाई कितना पैसा मिलता था? नहीं, मुझको दिया, एक पैकेज दिया। अच्छा, एक पैकेज दिया ठीक। कि तुम्हारा खर्चा चलाएंगे वीर सिंह एडवोकेट, लेकिन इमरजेंसी के लिए ये पैसा अपनी जेब में आप रखना। तो आपने गिना होगा पैसा? हाँ, उस टाइम 2000 के नोट चलते थे। हाँ, अब मुझे बहन जी ने दिए काफी दिए। हाँ, 2-4-5 लाख रुपए होंगे। ज्यादा दिए, बहुत ज्यादा दिए। अच्छा, बहुत ज्यादा दिए। ठीक बात। तो लिफाफे में बंद करके रात को बुलाया 11 बजे, जिस दिन बनाया था उपाध्यक्ष, उस दिन रात को बुला लिया मुझे, सबको फ्री करने के बाद। फोन आया मेरे पास, मैं खाना खा रहा था होटल पे, तो बोले बहन जी ने बुलाया यहाँ पे। ठीक है, बहन जी ने कहा हाँ भी तेरे पैसे वैसे खर्चे वर्चे, मैं कहा बहन जी ऐसे, अरे इसको एक वो दे दो जो मैंने कहा था मेवालाल जी से, मुझे दे दिया। मेवालाल जी ने आपको दिया? हाँ, वहीं ला के दिया, बहन जी ने अपने हाथ से दिया। अरे वो कहाँ है भाई, वो रखा बहन जी, ये रखा। अच्छा, मुझे ऐसे वो जिन्होंने दे दिया। तो जो है वो पैकेट दिया और मैं 51 दिन बाद हट गया। तो जब मैं बाहर मुझे हटाया तो मैंने उस अमाउंट को ज्यों का त्यों वही नोट वापस कर दिए। अच्छा, हाँ बहन जी, ये गाड़ी की 51 दिन से आपको पैसे रखे हुए थे? हाँ, वो क्योंकि मेरे पास लोग इतना खर्चे के लिए देते थे, वही खर्च नहीं होता था। मुझे कोई कोठी बंगला तो बनाना नहीं था। किसी ने कहा भी साहब, ये साहब हमारी तरफ से 10,000 रुपया
मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं कहा चलो भाई तुम लोग इसको खर्च कर लो आपस में। टिकट मुझको वीर सिंह एडवोकेट देते थे, सांसद जी। ठहरने की व्यवस्था मुझे लोग करते थे, मेरा खर्चा कुछ था ही नहीं, खाना पीना सब कुछ वहीं से होता था, तो पैसे वो बचे रहे, जो थोड़े बहुत मिलते थे वो हमने खर्च कर देते थे। तो उस सारे पैसे को मैं वापस दिया है बहन जी को। अच्छा, गाड़ी की चाबी, पैसा, सब कुछ वहाँ पे हम दिया है। ये कब आप देने गए? जिस दिन हम निकाले गए थे उसी दिन पार्टी से बाहर, उसी दिन वापस। हाँ, आप बहन जी से लास्ट बार वही तभी मिले थे? हाँ, तभी कुछ आपसे बात हुई, कुछ कहा आपने? उन्होंने ये कहा कि भाई ये तूने ये क्या गब्बर बब्बर मचा दिया, ये तूने ये कह दिया कि वो ये वीर सिंह एडवोकेट जय है, वीरू है। मैंने कहा था ना कि बहन जी ने जैसे शोले मूवी में ठाकुर ने गब्बर के आतंक को समाप्त करने के लिए जय वीरू की जोड़ी बनाई थी, ऐसे ही बहन जी ने गब्बर रूपी मोदी के आतंक को समाप्त करने के लिए जय वीरू की जोड़ी बनाई है, जय फॉर जयप्रकाश, वीरू फॉर वीर सिंह एडवोकेट। तो बहन जी ने ये कहा भी तुझे पता, तूने वो मूवी देखी थी? जब दोनों खड़े थे सामने, मैं कहा हाँ बहन जी देखी थी। अरे उसमें तुझे पता है कि उसमें जय मर जाता है, वीरू हो जाता है घायल। मैं समझ गया, मैं कहा आज मैं गया। मैं कहा अच्छा, ये बहन जी ने आपको डायलॉग मारा? तुझे पता उस मूवी के अंदर, शोले मूवी में जय मतलब अमिताभ, वो मर जाता है। और अच्छा, बहन जी पिक्चरें देखती हैं इसका मतलब? नहीं, किसने बताया होगा कि उनके ऊपर हो सकता है देखती हूँ। तो मैं कहा भाई आज हम मर गए। तो वो घायल कर दिए, वीर सिंह को घायल कर दिया। हाँ कि तू रहेगा पार्टी में, लेकिन तुझे ये पद खत्म। ठाकुर की तरह हाथ पैर काट दिए। हाँ, तो राजनीति। फिर बहन जी ने मुझसे कहा कि भाई चलो मोदी गब्बर हो गया, ठीक है, तू जय हो गया, वो वीरू हो गया, मैं ठाकुर कैसे हो गई? मैं कहता ठाकुर हूँ। मैं बहन जी अच्छा, ये उन्होंने हाँ, मतलब उसको एनालाइज किया आपने को? क्या कि मैं ठाकुर कैसे हो गई, तूने मुझे ठाकुर क्यों बता दिया? मैं कहा बहन जी ठाकुर का मतलब होता है अटल, जो कैदी सो कैदी। अगर आप उसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे उस शब्द का, जैसे ब्राह्मण का मतलब बुद्धिजीवी से होता है। आपने ये समझाया? हाँ, मैंने बताया वहीं पे मैंने। हाँ, मैंने खूब खुल्ला हंसते हुए बताया। मुझे ये नहीं बताते कि आज वो हो जाएगा, मेरे दिमाग में ये थी कि बस पदवत से हटा देंगे, उसके बाद में कहीं और मुझे भेज देंगे। और मैं तो बहन जी को हंसा भी देता था। अच्छा, हाँ, मेरे साथ तो बहन जी बहुत देर तक हंसती भी थी और बात भी करती थी कई घंटे, कि जैसे उनका बच्चा बैठा है। तो उनके बाद में बहन जी ने कहा वो कैसे? मैंने कहा भाई साहब, मैं बहन जी ये उसका होता है अटल। जैसे उस शब्द का मतलब अटल होता है, ऐसे ही आप अटल नेता हैं। आपने जो कह दिया सो कह दिया, इस हिसाब से आप ठाकुर बनती हैं। अच्छा। तो कह रही चल तुझे बताऊंगी। मगर ठीक। अच्छा, वहां से फिर आप चले गए? हाँ, फिर उन्होंने कहा कि तू यहाँ जा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ दे और तू जा यहाँ से। और बस वो अपने पैसे वैसे का इंतजाम किया, वो सब दिया, गाड़ी दी और हम आ गए। कितनी देर बात हुई बहन जी से? लगभग 1 घंटे। अच्छा, 1 घंटे तक आपसे बातचीत? हाँ, बहुत गुस्से में थी ना बहन जी। अच्छा, ये सब बवाल कर दिया, तो वो सब चीजें थी। अच्छा। फिर उसके बाद कभी बातचीत? फिर उसके बाद में बहन जी के जो फादर एक्सपायर हुए, मम्मी एक्सपायर हुई, उनमें मैं बहुत नज़दीक तक पहुंचा। एक बार हमने प्लानिंग करी कि भाई बहन जी इस रास्ते से निकलेंगे रूम के, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, लेकिन कोई दूसरे लोग उनको बहन जी को दूसरे रास्ते निकाल के ले गए, कहीं जयप्रकाश सामने ना आ जाए। क्योंकि उनको ये डर था कि जयप्रकाश सामने एक बार आ जाए बहन जी का, बैठ जाए साथ में, तो तमाम सारे लोग कहते हैं कि आपकी जय और वीरू की जोड़ी तोड़ने में अशोक सिद्धार्थ का हाथ था। नहीं, कोई नहीं, ना अशोक सिद्धार्थ खराब थे। तो क्यों आपके मन में इतनी कड़वाहट क्यों है अशोक सिद्धार्थ के लिए? मैं क्या बोल रहा, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ कई जगहों पर मैं सुनता हूँ। नहीं, अगर मैं उस केस को लेके बोल रहा हूँ, मैं हाँ, उस केस को लेकर के कोई कड़वाहट नहीं थी। अच्छा। अब जो हो रहा है, हाँ, वही क्यों, क्या वजह? वो जो हो रहा है कि उसमें जो लग रहा है कि वो ग्रुप बना रहे हैं पार्टी के अंदर, शादियां करना, उसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना। अब बहन जी के जो ट्वीट हैं उसमें जो दिख रहा है कि आकाश आनंद जो है उनके कहने में चल रहे हैं अशोक सिद्धार्थ के, तो उनमें जो दिख रहा है उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि जिस इनसिक्योरिटी के शिकार आप हुए, उसी इनसिक्योरिटी के शिकार आकाश आनंद हो गए? इतना नहीं मान सकते, क्योंकि बहन जी ने तो उनको उत्तराधिकारी खुद बनाई दिया था। यहाँ तो मैटर ये तो बनाया, हटाया, फिर बनाया, फिर हटाया। हाँ, उनको तो बना ही दिया था। हाँ। अब देखो आखिर में ये हो भी गया था कि भाई मिलेगा तो इन्हीं को ही, लेकिन अशोक सिद्धार्थी जो है बीच में आ गए
उनको वो अपने हिसाब से चलाने लगे आकाश आनंद जी को। मुझको पूरा भरोसा है, मुझे जो मैंने समझ पाया हूँ, आकाश आनंद जी ने जो कहा महाराष्ट्र के अंदर कि मुझे सब कुछ पता है क्या चल रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता ये सब, लेकिन वक्त आने पर सबको ठीक करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आकाश आनंद जी का है ही नहीं, ये अशोक सिद्धार्थ जी का स्टेटमेंट था। आपको कैसे पता? क्योंकि लेवल होता है एक व्यक्ति का उस बात का। अच्छा, इतनी वहाँ तक की बात को उनको इस बात का आभास हो गया। हमारी आपकी फोन पे बात हुई, उसमें भी आपने ये कहा कि बहन जी ने जब राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से उनको हटाया, तब उन्होंने ट्वीट किया अगले दिन, एक दिन बाद उसको शायद ट्वीट किया, और उस पर मैंने आपसे आपका वर्जन लिया था फोन पे। और उस कॉल पे आपने कहा था कि ये ट्वीट आकाश ने नहीं किया, अशोक सिद्धार्थ ने किया। हम सब गाड़ी में थे, हम सबको पता है, हमने पहले बोल दिया था कि ये शब्द आकाश आनंद जी के नहीं है, ये अशोक सिद्धार्थ जी के शब्द हैं। और शाम को पहुंचते पहुंचते हमको पता चली कि बहन जी ने ये लिख दिया ट्विटर पे कि ये अशोक सिद्धार्थ जी के शब्द हैं, और वही बात को निकली। और दूसरी बात जो ये कहा गया था कि आतंकवादी संगठन है आरएसएस, ये भी अशोक सिद्धार्थ जी का स्टेटमेंट है, आकाश आनंद जी का स्टेटमेंट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों बार अगर आकाश पर चोट हुई तो अशोक सिद्धार्थ की वजह से हुई? हाँ, बहन जी को यह आभास हो गया कि यार जब मैं सब कुछ दे ही रही हूँ, अब मैं चला ही रही हूँ, तो उसके बाद ये बीच में एडवांसनेस क्यों आ रही है? मैं अपने हिसाब से देखूंगी ना, आप क्यों बीच में से करने? तुम्हारा रिश्ता है, सब कुछ है। बहन जी ने हर मीटिंग में कहा कि भाई तुम रिश्तेदार हो, लेकिन ऐसे मत सोचना ज्यादा, यहाँ पे कुछ वैसा हो जाएगा। यहाँ पार्टी के एक कार्यकर्ता हो, हर मीटिंग में क्यों बोलती थी? इसका मतलब बीच में कुछ होता था, इस हर मीटिंग के बीच में कुछ होता था ना ऐसा, इसलिए हर मीटिंग में बोलती थी। लेकिन वो उनका अच्छा, एक चीज आप में और आकाश में मैं एक चीज कॉमन देखता हूँ, एक नाम जी, अशोक। हाँ, उधर वो नहीं, लेकिन हमारे वाले अशोक तो फायदेमंद है हमारे लिए। वो आज भी कहते हैं कि बहन जी जयप्रकाश की वापसी कर लो। बहन जी कहती हैं अबे तुम उसके संपर्क में हो, तो अशोक साहब कहते हैं हाँ बहन जी मैं उसके संपर्क में हूँ। तो वो तो आज भी लगे हुए। बातचीत होती है? हाँ, मेरी तो अधिकांश बात होती है मेरी। मुलाकात? हाँ, मुलाकात भी होती है। मैं बैठता हूँ घर पे जाके बताता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा। हाँ, मैं ये चल रहा है, बोल ठीक है, मैं जैसे मौका मिलेगा मैं बहन जी से बात करूंगा कि बहन जी वो अभी भी आपके लिए काम कर रहा है और करता रहेगा, आप एक उसको मौका उनको दो। तो मुझे लगता है जल्दी में कोई मीटिंग वो करने वाले हैं, अच्छा, हमको लेकर के। तो वो हमें सब जल्दी कुछ बड़ा हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, आखिरी आपकी मुलाकात धर्मवीर अशोक जी से कब हुई? अभी मेरी 1 हफ्ते पहले हुई। अच्छा, कहाँ? घर पे उनके, जब वो आते हैं, जब वो वहाँ से आते हैं अपने कोई, लखनऊ में नहीं, जब वहाँ से आते हैं बुलंदशहर में। अच्छा, जब वो वहाँ से आते हैं तो हम मिलते हैं। उन्होंने भी खुद कहा बहन जी से कि बहन जी मेरी मुलाकात जयप्रकाश से मेरे टच में रहता है लड़का वो। अब वो अच्छा लड़का है, वो ऐसे काम करता रहेगा, आप परेशान मत हो, मतलब आप उस पर कभी मौका देख करके वो देखो। जयप्रकाश अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग 27 अप्रैल को लखनऊ में केसर बाग के गांधी ऑडिटोरियम में एक मीटिंग करने जा रहे हैं, प्रबुद्ध लोगों का चिंतन शिविर है। उसमें हम लोग लगभग 11 स्टेट के लोगों को बुला रहे हैं। उस 11 स्टेट के लोगों में हम मैसेज देंगे कि भाई कहीं दूसरी जगह जाने से कोई आपका समाधान नहीं होने वाला है। आप कहीं भी काम करो, कोई भी संगठन बनाओ, कुछ भी करो सामाजिक लेवल पे, लेकिन पॉलिटिकली अपनी पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी को ही आप काउंट करो। तो हम वो कर रहे हैं इस काम पर, उसके लिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे पहले हमें नुक्कड़ सवाई करी, उससे पहले हमें यात्रा निकाली। जिस तरीके के आप स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं वो तो किसी भी पार्टी की, नई पार्टी की नींव रखने का पहला स्टेप होता है। तो क्या ये पहला स्टेप है? ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ पूर्वांचल में मीटिंग करी थी, 10-20 हज़ार लोगों की। तब भी लोग कह रहे थे कि जयप्रकाश बहुत जल्दी पार्टी बना सकता है। उसके बाद में हमने इटावा में प्रोग्राम किया तो लोगों ने कहा कि जयप्रकाश पार्टी बना सकता है। आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है? हम कहीं कुछ नहीं लिख रहे, यही मेरा इसका कुछ भी मान लीजिए। हर विधानसभा का आप डेटा ला रहे हैं? मैं कभी मुझे आज तक कोई व्यक्ति ये बता दे मैंने किसी का नाम नोट किया हो और मैंने किसी का नंबर लिया हो। अच्छा, कोई व्यक्ति बता दे। और आज तक मैंने पूरे देश में आपके चैनल से मैं ओपन बोल रहा हूँ, अब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आज तक मैंने पूरे देश में किसी से ये कहा हो कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। अच्छा, आज तक मैंने ये कहा होगा कि भाई तुम अपना मुझे फ़ोन नंबर दे दो या अपना नाम लिखवा दो, आज तक नहीं। इस बात की मेरी टीम के साथियों की इस बात पर कॉन्ट्रडिक्शन भी रहता है कि यार तुम डाटा नहीं लेते। मैं भैया मुझे डाटा की जरूरत है क्या है, पूरी बसपा ही हमारी पार्टी है।
पूरा मूवमेंट ही हमारा है इस देश में तो जितने ये तो लोग एक तरफा मोहब्बत वाली बात हो गई। मतलब आप बसपा का पटका डाल लेते तो आप पे FIR हो जाती है, हाँ। और आप बसपा कर रहे हैं। हाँ, तो एक तरफा नहीं, कोई बात नहीं, कभी दिल लगेगा उनका, हाँ। कभी आएगा उधर से रेस्पॉन्स, मुझे उम्मीद है। नहीं तो फिर जो है हम तो काम करते रहेंगे। कैसे? जैसे मतलब अगर नहीं आया रिस्पॉन्स, आपकी दोबारा नहीं, मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अगर नहीं हो पाता है तो आप क्या हमेशा इसी प्रोसेस में रहेंगे हाँ, मैं ये या आगे बढ़ने की कोशिश करें? मैं देखिए ये नियम क्योंकि होता है। एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था, उसमें आपने कहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी चीजों को ठीक नहीं कर रही है तो हम आगे सोचेंगे पार्टी के बारे में। ये नहीं कहा था मैंने हाँ। चीजों को ठीक नहीं कर रही है। हाँ। मैंने ये कहा था कि अगर पार्टी नीचे चली गई और वोट ना तो बसपा के पास बचा, और कितना नीचे जाएगी? 9% पे तो आ गई। नहीं, उपचुनाव में 6% पर है, 6% पे। 30% से। और उत्तर प्रदेश के बाहर तो सभी स्टेट में 90% नुकसान हो गया है, यहाँ पर 70-80% नुकसान हो गया है। ठीक है। तो अगर ऐसे ही गिरता चला गया, सुधार नहीं हुआ और गिर गया और नीचे चली गई, ना तो वोट बसपा के पास बचा और ना वोट असपा ले पाई, चंद्रशेखर भाई अगर वो भी नहीं ले पाए वोट को, तो फिर इस मूवमेंट के वोट को हम समाजवादी और कांग्रेस के लिए यूज करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ से एक मैसेज देंगे, समाज से बातचीत करेंगे कि भाई अब बताओ इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। क्या चंद्रशेखर आजाद से आपकी संपर्क है? मेरी मुलाकात होती रहती है। अच्छा। हाँ, क्या बातचीत होती है? मीटिंगों में मिलते रहते हैं, जैसे कुछ लोगों ने उनको भी बुलाया, हमको भी बुलाया, तो हम एक जगह वहाँ बैठ जाते हैं एक कुर्सी पे। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है एक दो जगह। लेकिन तमाम सारे लोग कहते हैं कि आप बसपा के बाद बी टीम के तौर पर चंद्रशेखर को देख रहे हैं, मतलब आपकी दूसरी पसंद, बी टीम इन द सेंस आपकी दूसरी पसंद। नहीं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, मैंने कहा क्या आप मानते हैं कि चंद्रशेखर आपके टक्कर के नेता हैं? मुझे तो लगता है वो तो बीएसपी के किसी बूथ के टक्कर का भी नेता नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके मेरे पास तथ्य है ना। हाँ। मैं बताऊंगा आपका, पहले जवाब देता हूँ मैं पहले वाला। उन्होंने ये कहा कि आपने कहा कि आप चंद्रशेखर को सेकंड ऑप्शन मानते हैं बसपा के बाद, सेकंड नंबर का। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि अगर आकाश आनंद भाई इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो मैं आकाश आनंद भाई का भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। अगर आकाश आनंद नहीं बढ़ा पाते हैं, समाज ये कहता है कि चंद्रशेखर ठीक है, तो चंद्रशेखर भाई इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं चंद्रशेखर भाई की भीड़ का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार हूँ। अगर कोई तीसरा आदमी कहता है कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं उसकी भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। और अगर पूरे देश में कोई नहीं बनता है ऐसी बात, तो फिर मैं समाज से कहूँगा कि भाई इस काम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं नेता बनूंगा। नेता नहीं, इस काम को आगे बढ़ाऊंगा मैं, और उसके लिए समाज आप तय करो। अगर समाज ने स्वीकृति दे दी तो हम काम को बढ़ाएंगे। समाज ने कहा भैया हमें कभी ऑफर आया आजाद समाज पार्टी की तरफ से? देखो, तो स्वाभाविक बात है इन चीजों की, तो हाँ। सभी पार्टीज का ऑफर है, सभी नेताओं का ऑफर है, अच्छा। एक्सक्लूडिंग बसपा का, सभी का आ गया। भाजपा से भी सभी के लोगों ने कहा कि भाई आप बताओ क्या बोले? भाजपा वाले क्या बोले आपसे? उन्होंने भी कहा कि भाई बताओ, मुंह खोलो, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। उन्होंने हमारे समाज के नेता वहाँ पे भेजे और नड्डा और अधिकारी भेजे। हमने कहा भाई हम साहब कांशीराम की मिट्टी के बने हुए हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं ये गलत है। बाद में उन लोग अधिकारियों का प्रमोशन भी हुआ, लेकिन सभी का आया, समाजवादी का, कांग्रेस का, सपा का, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का, इनका। हमने कहा नहीं। कैसा ऑफर? राज्यसभा, विधान परिषद, मतलब टिकट का आया। हाँ। टिकट ले लो, जब टिकट बढ़ते हैं पार्टियों के, जब टिकट चुनाव होते हैं। अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा तो विधानसभा का टिकट ले लो, लोकसभा का चुनाव चला तो लोकसभा का टिकट ले लो। कुछ भी नहीं लेना है तो कुछ ही हमारी सरकार चल रही है कहीं पर, उसमें कुछ ले लो। और इनसे भी बात ना बनने तो पैसा बताओ कितना चाहिए वो ले लो। जो भी चीज आपको चाहिए वो ले लो एक बार। मतलब ये बात तय है कि राजनीति में चुनाव के समय किसी इन्फ्लुएंसर व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने के लिए खुलेआम पैसा चलता है, सब कुछ चलता है हर दल में। इतना पैसा बोला जिसका लोग यकीन भी नहीं कर सकते। आप कैसे काम करेंगे? मैं तो समाज से पैसे, इतने बड़े कंपटीशन के बीच में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। इतना पैसा जैसे है आपके समाज के पास? मेरे पास बहुत कुछ है। समाज की बात तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आपने एक दूसरी बात ये कही थी, पैसा आपके ऊपर गवर्न का वो है आरोप, ये गनर वनर ये सब घोड़ा गाड़ी
ये बहुत छोटी चीज है। तो अगर आपने समाज अभी का क्यों छोड़ दिल- रखा है? क्या अभी क्यों छोड़ रखा है? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अभी भी मेरे पास गनर भी है, गाड़ी भी है। अब ये गाड़ी नहीं तो ली है हमने, ये अच्छा। 28 लाख रुपए की दी है लोगों ने। कौन सी गाड़ी है? क्रिस्टा। अरे वाह। अभी 1.5 करोड़ रुपए हमने यात्रा में खर्च किया। 7 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। 1 साल का खर्चा 1 करोड़ रुपया है हमारा। मतलब ये है कि जो लोग पैसे के गबन का आरोप लगाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भाई इतने साल से पार्टी से बाहर हैं, इनका खर्चा कैसे चल रहा है, अगर आपसे ये कहा जाए तो आप एक एक पाई का हिसाब उनको दे। एक एक पाए। देखो ये मेरे साथी बैठे हैं। हाँ। मैंने कहा कि हमने बैठ कर प्रोग्राम बनाया कि इस लखनऊ के कार्यक्रम का खर्चा 10 लाख से 15 लाख है। ठीक है। और देखो इनके सामने उदाहरण है। मैं लगभग 80% पैसा इकट्ठा करके इनको दे दिया मैंने। नहीं, अभी आपने कहा कि 7 करोड़ रुपया आप खर्च कर चुके हैं हाँ। इस अपने काम के पीछे। हाँ। कहाँ से आया इतना पैसा? समाज से आया ना। अच्छा। हाँ। अब जैसा पंजाब के लोग, जैसा पंजाब, नहीं, मान लीजिए कि अगर कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी आपसे पूछ ले हाँ कि आपके पैसे का सोर्स क्या है, हाँ, तो आपके पास जवाब है उसका? हाँ, सहयोग है। भैया आप हमें 10,000 रुपये दे दो अपनी तनख्वाह में से। भैया आप हमें 5,000 रुपये दे दो, आप दे सकते हो, आपका पैसा है। उस पैसे को हमने इकट्ठा किया। जैसे हमारी यात्रा का हमको आभास हुआ कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा। 1 करोड़ की आवाज थे, 1.5 करोड़ रुपए आ गया। मैंने पंजाब के लोगों से कहा, पंजाब से मुझे 1 करोड़ रुपए मिला। अच्छा। जाओ चलाओ, कांशीराम साहब की बात, जाओ चलाओ। सारा पैसा खर्च हो गया, हमने सब कुछ किया जो आप जब बोलते इतना ये चला। उसके बाद में हमारे पास दिक्कत आई, ये घोड़ा गाड़ी किसकी, हमने 28 लाख की हमने गाड़ी ले ली। अब हम फिर नंगे हो गए, मतलब पकड़ हो गए। उसके बाद फिर दिमाग में आया ऐसा करना, ये प्रोग्राम करना। मैं फिर घूम करके आया, लगभग इनको 7-8 लाख रुपए मैंने ला के दे दिया, जिसमें लगभग 4 लाख के आसपास खर्च हो गया। 4 लाख के 4.5-5 लाख रुपए मैंने इनको दे दिया। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग तो 50-50 हजार रुपये देते हैं। हमने कहा 500 दे दो, तुम 50 हजार लो। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन इतना पैसा आएगा इस मूवमेंट से कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। साहब कांशीराम से उस समय से ज्यादा पैसा आगे आएगा इस मूवमेंट। एक सवाल बीच में मुझसे छूट गया, अब इंटरव्यू थोड़ा सा अवसान की तरफ है। जब आप पार्टी से बाहर गए 22 में, जब यात्राएं कर रहे थे आकाश आनंद, तो उस समय आपने मान्यवर साहब के नाम से एक कोई संगठन बनाया था मेरे ख्याल। हाँ, मिशन कांशीराम। उसका क्या असर रहा? उसका हमने ये सोचा कि जो लोग लोग कह रहे हैं कि आप उस समय एंटी बसपा काम कर रहे थे। वो लोग तो अभी भी कह रहे हैं, इस प्रोग्राम को भी कह रहे हैं वो तो। अच्छा। जैसा अभी आपने भी कहा। हाँ। तो मिशन कांशीराम हमने इसलिए बनाया था कि हो सकता है जो भीम आर्मी में जो लड़के भाग रहे हैं इनको रोका जाए। अच्छा। लेकिन फिर हमको समझ में आया कि उन लड़कों का टेस्ट अलग है। उनको आर्मी चाहिए, मिशन नहीं चाहिए। तो मैं कहा, भाई इन बच्चों का टेस्ट ही अलग हो गया है। तो हमने कहा भाई उसको रोक दो आप। लेकिन टेस्ट ने रिजल्ट दिया। रिजल्ट हमें जो यात्रा जो हमारी घूमी उसमें 70% यात्रा उन्हीं बच्चों के दम पे घूमी थी। अगर वो बच्चे असर क्या रहा? बसपा तो हारी ना। अच्छा, आप यात्रा की बात कर रहे हो? जी जी। हाँ, देखो बसपा हारी वो एक अलग चीज है। मैं आपसे इसलिए ये सवाल घुमा के पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि इंटरव्यू में हमारी आपसे भी बात हुई थी, उसमें आपने ये कहा था कि आकाश आनंद से जो अपेक्षाएं थी उन पर वो खरे नहीं उतर पाए। हाँ। आप ये कह रहे थे कि आपने फिर उसके बाद जब बसपा आपने छोड़ी, उसके बाद जो मंच बनाया, आपके काम का कितना असर रहा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, उसका कुछ लेखा जोखा है? देखिए, अगर 13% वोट मिला, हाँ, 22% से गिर के हम 13% पे पहुंचे जी। अगर वो 13% वोट भी मिला है उसमें कम से कम 1-2% वोट हमारे एफर्ट से है। अच्छा। अगर हम वहां से हट जाते, उस यात्रा को हम ना लेते, तो इतना मनोबल टूट। अच्छा, उस 12-13 में आप कितना से देते हैं कम से कम आकाश को? कुछ देते हैं आप? नहीं, वहां तो गिरा है ना। अच्छा। 22 से 13 पे गया, 9% गिरा है। तो वो आकाश की वजह से गिरा? अच्छा, गिरने का श्रेय जी। अब गिरने का श्रेय देखो पार्टी के लोग बताएंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई आकाश के नेतृत्व में चुनाव माना जाएगा। अच्छा, आपको ये लगता है, क्योंकि आपने उस इंटरव्यू का भी जिक्र किया जो महाराष्ट्र में मुंबई में उन्होंने बोला था। हाँ, अभी किया है ना, वो आपने अभी किया इस इंटरव्यू में। क्या आपको लगता है कि आकाश ने जो बात कही, जिस चैलेंजेस से आकाश जूझ रहे थे उस वक्त, क्या वो चैलेंजेस आपके सामने भी थे जब नेशनल कोऑर्डिनेटर बने? मेरे सामने। देखिए, ये इस दुनिया का नियम है,
मजबूत ब्रेन कमजोर ब्रेन पर हावी रहता है। अगर आकाश को कमजोर ब्रेन बता रहे हैं, अगर वो उनकी बात मान रहे हैं तो, अशोक सिद्धार्थ जी की, अब मैं नहीं कह रहा, बहन जी ने कहा है। हाँ। अगर आपका ब्रेन कमजोर है तो आपको भारी ब्रेन आप पे हावी हो जाएगा। अब जैसे मैं घूमता हूँ 7 साल से, कितने लोगों ने मुझसे क्या क्या कहा, लेकिन मैंने एक व्यक्ति की बात नहीं मानी, और उसके बाद उनको कन्विंस भी किया, सेटिस्फाई भी किया। उन्होंने कहा भी कि जयप्रकाश आप अपनी जगह ठीक हो। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन मजबूत है। मुझको कोई देख ले आगे बरगला करके। मेरे साथ भी ब्राह्मण लोग रहते हैं, मेरे साथ भी क्षत्रिय लोग रहते हैं, वैश्य रहते हैं, गुर्जर रहते हैं, सभी बिरादरी के, सभी अपने समाज के लोग रहते हैं, और सभी बिरादरी के लोग मेरे साथ उसमें हैं, मतलब क्या बोलते हैं, सहयोग में। ठीक बात। लेकिन मैंने कहा कि सुनो भाई, आपका सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन विचारधारा हमारी होगी। ये मत कह देना कि भाई ये ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना। जैसे मैं हूँ, ऐसा पसंद हूँ तो मेरे साथ आओ, वरना नहीं। वो मान गए कि भाई ये मजबूत दिमाग का आदमी है। ये खेल होता है, दिमाग का तो खेल है सारे। 2 सवाल आखिर में आपसे और जी। एक आपकी दिनचर्या से जुड़ा हुआ और एक आपके कार्यक्रम के बारे में। जयप्रकाश जी इतना ट्रैवल करते हैं और एक नॉर्मल आदमी तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, इतना कैसे फिट रख पाते हैं आप अपने आप को? देखिए, मुझे जानकारी मिली कि इस देश में रोड पे सबसे ज़्यादा पार्टी के अंदर चलने वाले धर्मवीर अशोक थे। धर्मवीर अशोक साहब ने खुद ये कहा कि भाई जयप्रकाश ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा। मैं 24 घंटे भी ट्रैवलिंग कर लेता हूँ, खुद भी गाड़ी चला लेता हूँ। अगर ड्राइवर नहीं होगा ना, अगर मुझे लग गया कि ड्राइवर की आंख में झपकी आ सकती है तो मैं उससे गाड़ी ले लेता हूँ। भोजन वगैरह कैसे? सब मिलता है, जगह जगह रोटी भी मिलती है। बाहर का खाना खा लेते हैं? बहुत, मैं तो और क्या, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ ना मैं तो। और जब मैं रूम पर जाऊंगा 4-5 दिन के लिए तो फिर वहाँ दंड बैठक कसरत वसरत करता हूँ। बॉडी को जो दिक्कत है उनको टॉक्सिस। आपका स्थायी ठिकाना कहाँ है? कोई स्थायी ठिकाना नहीं है मेरा। नोएडा में? वहाँ रूम है मेरा। हाँ। लेकिन मैं घूमता रहता हूँ चारों तरफ। अच्छा। हाँ, वो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बस एक ये है कि भाई कहीं अब जाकर के आराम कर लो 2-4 दिन, अपने शरीर को ठीक कर लो, दौड़ वौड़ लगा लो, खा पी लो, जो नुकसान हुआ है फील्ड में जाने से उसको। कभी जिम किया? जिम मैंने बचपन उसमें किया था, किशोर अवस्था मान लो, या जवानी की शुरुआत में। फिर बाद में अरे अभी भी तो आप जवानी हैं। जब हम जवानी में प्रवेश कर रहे थे। हाँ। लेकिन अब नहीं, अब क्योंकि अब वो चीज़ सूट भी नहीं करती, ना वो लेवल है। जिम का तो कोई होता है स्थान ही नहीं होता। दौड़ लगा सकते हो, शरीर को फिट कर सकते हो, लेकिन जिम खाने में क्या पसंद है आपको? कुछ भी। क्या खाते हैं? कुछ भी नहीं, मतलब हर किसी को पसंद होती है। कुछ भी मिल जाए मेरे को सामने, कुछ भी मिल जाए मेरी कटोरी में। अच्छा, 4-5 तरीके की चीजें, पहला हाथ किस पे मारेंगे? कड़ी हो, मसूर की दाल हो। हाँ। मैं क्या देता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं। हाँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्या लाइक करोगे, तो मुझे पता है कि वो नॉन वेज की तरफ जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ मसूर की दाल, या मैं उनसे बोलता हूँ कड़ी। हाँ। तो फिर ये और साथियों से पूछते हैं। हाँ, मैंने क्या इसीलिए क्या फिर और साथियों को लोग पूछते हैं, जो साथी रहते हैं, कि भाई साहब क्या पसंद करते हैं खाने में, तो ये बताते हैं अपना टेस्ट कि नॉन वेज। हाँ। तो फिर ये बताते हो आगे मिल जाता है। लेकिन मैं नहीं कहता कि आप ये काम कर लो। आखिरी सवाल, लखनऊ में जो कार्यक्रम है उसमें आप क्या करने जा रहे हैं? उसमें हम मैसेज देने जा रहे हैं कि कमजोर स्थिति में भी हमको बसपा के साथ खड़े रहना है। अच्छा। आप कहीं भी काम करो, इसमें विभिन्न संगठन के लोग रहेंगे। हाँ। अलग अलग जैसे लोग आएंगे, जो समाज में निराशा है, जो अलग अलग बैठ के जो लोग परेशान हैं, उनको इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ से एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। अरे यार छोड़ो सब चीज़ें, फिर से खड़ा होगा बात। ये लड़का जयप्रकाश पार्टी के बाहर रहते हुए भी जब इतना संघर्ष कर सकता है, इसका इतना अपमान होता है, इस पे इतने एलिगेशन लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी लड़का बेचारा प्रयासरत है। और हम तो इतने पुराने लोग हैं, हम पता नहीं कहाँ कहाँ आप अपने आप को बेचारा मानते हैं? नहीं, वो कहेंगे ना। तो मैं बेचारा नहीं हूँ। आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला आपको बेचारा माने? नहीं, वो तो मानेगा ना कि आज 7 साल से बेचारा बाहर है ये। हाँ। भाई 7 साल मतलब का आप अपने संघर्ष को पिक्चराइज करवाना चाह रहे हैं कार्यक्रम के जरिए, ये कह रहे हैं आप? भाई मैसेज तो मैं दूंगा ही दूंगा कि भाई मैं अभी भी यहाँ लगा हुआ हूँ। हाँ। पर समाज से काउंट करेगा ना। मैं नहीं करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो होगा ही होगा। वो लोग नहीं कहेंगे यार बता इसने कहाँ से आदमी इकट्ठे करे हैं, कितना इसने मेहनत करी होगी, ना तो इसकी कोई पार्टी है।
थोड़ा बहुत विरोध भी है पार्टी का, इसको हमेशा एंटी माना जाता है, इसने इतना खर्चा किया है बेचारा, ये लोग कहते हैं थोड़ा कि बहुत नहीं, बहुत विरोध है आपका पार्टी, हाँ तमाम सारे नेता। नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, थोड़ा बोल सकता हूँ। और उसके बाद देखो ये बेचारा सबको खाना वानी खिला रहा है, सबको बिठा रहा है, सबको पानी पिला रहा है, सबको इकट्ठा कर रहा है, और इस पे लोग एलिगेशन लगाते रहते हैं बेचारे पे, इस पे कितना अच्छा लड़का है, यही है बस। आपने बहुत खुल के बात की जयप्रकाश जी, और एकदम दिल से दिल तक बात हुई है। हर वो सवाल जो कम से कम मैं समझ पाया, जो मुझे मौजूदा बातचीत करते हुए जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन थे, ओपन एंडेड क्वेश्चन थे, मैंने हर तरीके के सवाल करने की कोशिश की। तमाम सारे ऐसे सवाल भी शामिल किए जयप्रकाश जी के साथ बातचीत में, जो आप लोगों ने तमाम सारे वीडियोस के माध्यम से कमेंट बॉक्स में एक तो आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया, वो पहली बार किसी ने पूछा जी। कौन सा? वो कॉलेज वॉलेज की दुनिया, वो सब चीजें जो नहीं, वो जरूरी है, वो जानना चाहिए। हमारे और आपके बीच में अगर कोई, मैं जनता हूं और हमारा कोई नेता है, तो जनता को ये जानने का हक है कि हमारा नेता किस पृष्ठभूमि से, किस तरीके के अपने सर्कमस्टेंसेस से होकर के गुजरा है। मैसेजेस मिलते हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।